बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। भाई स्वागत तो रही और रहेला और हमेशा बनल रही है नहीं। तो किसान भाई बहन आज के जो कार्यक्रम है एक में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। तो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाए कर आगे चलू हम रौरमन के दिखाते कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। झारखंड कृषि यंत्र योजना 2023 से किसान हो सकते हैं लाभान्वित। समय पर कराएं मवेशियों में टीकाकरण और गंभीर बीमारियों से बचाएं। प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड द्वारा होता है बेहतर कंपोस्ट निर्माण। राज्य के कृषक अब आधुनिक और वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर साथ ही नए कृषि उपकरणों के साथ खेतीबाड़ी कर सकें, जिससे कि उनकी आय में वृद्धि हो और वो आत्मनिर्भर हो सके। इसके लिए राज्य सरकार ने झारखंड कृषि यंत्र योजना 2023 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के कृषक 50% से लेकर 80% तक के अनुदान पर कृषि यंत्रों की खरीद सकेंगे, जिससे कि किसान इन यंत्रों के द्वारा समय पर बुआई और समय पर कटाई कर सकेंगे। साथ ही इस योजना के द्वारा किसानों को अन्य कई प्रकार के लाभ भी होंगे। उचित दस्तावेजों के साथ राज्य के किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। बरसात के मौसम में हमारे पाले हुए मवेशियों में कई प्रकार की बीमारियों के लगने की संभावना रहती है। इस मौसम में मवेशियों में गलघोटू, लंगड़ा, बुखार इत्यादि रोग प्रमुख तौर पर लगते हैं। ये रोग लग जाने की स्थिति में इलाज में बहुत कठिनाइयां आती हैं। समय पर इलाज नहीं होने से कभी कभी मवेशी की मौत भी हो जाती है। इसलिए बेहतर है कि बीमारी लगने से पूर्व ही मवेशियों को इन रोगों से बचाव का टीका लगवा दें। यदि किसी पशु को ये रोग लगा है तो उसे दूसरे पशुओं से अलग कर दें। पशुगृह में कीटाणुनाशक दवाओं का छिड़काव करें और तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। कृषक बंधुओं, इस समय आप बोदी की फसल लगा सकते हैं। बोदी की बेहतर और गुणवत्तापूर्ण उपज पाने के लिए स्वर्ण हरिता, स्वर्ण सुफला और स्वर्ण श्वेता नामक प्रभेद अच्छी मानी जाती है। बोदी के ये प्रभेद रोगरोधी होते हैं। इन किस्मों की बुआई कर आप निश्चित तौर पर लाभान्वित हो सकते हैं। स्वर्ण हरिता, स्वर्ण सुफला और श्वेता ये नाम है बोदी के उन्नत प्रभेदों के। बोदी के इन प्रभेदों के 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 200 से 250 क्विंटल बोदी प्राप्त किया जा सकता है। जल की समस्या से आज हम सभी जूझ रहे हैं। ये समस्या समय के साथ साथ और बढ़ती जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। कृषि विशेषज्ञ हमारे किसानों को, खासकर सब्जी उत्पादक किसानों को टपक सिंचाई प्रणाली जैसे संसाधनों को अपनाने की सलाह देते हैं, जिससे सिंचाई जल की खपत लगभग आधी होती है और उत्पादन भी अच्छा होता है। टपक सिंचाई प्रणाली द्वारा सिंचाई जल की समस्या से बहुत हद तक निजात पाया जा सकता है। कृषि विभाग समेत कृषि से संबंधित अन्य विभाग टपक सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए योग्य किसानों को सहयोग भी करती है। जैविक खेती की बढ़ती लोकप्रियता से बर्मी कंपोस्ट की मांग बढ़ी है। बर्मी कंपोस्ट का ज़्यादा उत्पादन आसानी से करने के लिए किसान प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्मी कंपोस्ट निर्माण के लिए आमतौर पर पक्के बेड का निर्माण करना पड़ता है, साथ ही उसके ऊपर शेड भी बनाना पड़ता है, जिसमें खर्च तो ज़्यादा लगता ही है, साथ ही उस स्थान का उपयोग दूसरे कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता। कम खर्च में उपलब्ध प्लास्टिक से निर्मित हल्के इस उपकरण का नाम है प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड। इस उपकरण का स्थान परिवर्तन भी किया जा सकता है और इसमें कंपोस्ट की गुणवत्ता भी अच्छी रहती है। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी सागर के पास। धन्यवाद अर्चना। दर्शकों, हम आए हुए हैं कृषि उत्पादन बाजार समिति पंडरा में और यहाँ से हम आपको देंगे आज के मंडी की जानकारी। दर्शकों, सबसे पहले हम लेंगे अरहर दाल को। अरहर दाल का न्यूनतम कीमत है 10,300 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 10,400 रुपये प्रति क्विंटल। चावल पिछले की तरह आज भी वही है, जिसका भाव है 4,560 रुपये से लेकर 5,060 रुपये ही। मूंग गोटा दाल की बात करें तो मूंग गोटा दाल का न्यूनतम कीमत है 800 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर अधिकतम 900 रुपये प्रति क्विंटल। चना दाल की बात करें तो चना दाल का न्यूनतम कीमत है 5,900 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 6,300 रुपये प्रति क्विंटल। दर्शकों, आज के मंडी भाव में इतना ही खास था। अब चलते हैं स्टूडियो। धन्यवाद। कृषि समाचार में आज इतना ही। पूरे देश के साथ हमारे राज्य में भी कोरोना संक्रमण लगभग समाप्ति पर है, परंतु हम सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है, जिससे मास्क जरूर लगाएं, उचित दूरी का पालन करें, भीड़ भाड़ से बचते हुए कृषि कार्य करें। आपसे आग्रह है, जो किसान भाई अभी तक टीका नहीं लिए हैं वे टीका जल्द लगवा लें। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रोरमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जाए है एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरमन के जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है।
जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। किसान भाई बहन मन, विराम के बाद रौरमन के एक बार फिर से स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ाती जानकारी की ओर। आज की जो जानकारी है ये बहुत सुंदर है कि फलदार पौधों में उर्वरक प्रबंधन कर बारे में। तो रौरमन आम, अमरूद, लीची, जामुन और तरह तरह कर फल कर खेती करी जा, मगर उकर में उर्वरक प्रबंधन यानी कि उकर में खाद कर का महत्व है, कौन खाद से फल बढ़िया लागेला है नहीं। तो चलो एक बारे में जानकारी है तो और हमको सीधे लेके चला थी हम पिक्चर के माध्यम से एक जानकारी दिवा थी। अच्छे उत्पादन के लिए अधिक उर्वरकों की आवश्यकता नहीं, बल्कि उनका सही मात्रा, सही जगह और सही समय पर प्रयोग फलों के उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। इस प्रकार कम खर्च में पौधे के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है और साथ ही मृदा उर्वरकता को बनाए रखा जा सकता है। जानकार कहते हैं कि उर्वरक की मात्रा मिट्टी की जांच के आधार पर निर्धारित करनी चाहिए। आज हम आप पहुंचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गिरिडीह और हमारे साथ हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नवीन कुमार। आइए इनसे हम जानते हैं फलदार पौधों का उर्वरक प्रबंधन कैसे किया जाए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार किसान भाई। और ये जो टॉपिक दिया गया है फलदार वृक्षों का उर्वरक प्रबंधन, और ये झारखंड में जो जितने भी फलदार वृक्ष हैं ये काफ़ी पुराने हैं और जो नए लग रहे हैं उनमें वाकई में कई तरह के उर्वरक प्रबंधन की आवश्यकता है। क्योंकि जो मिट्टी है हम लोग का, झारखंड का जो मिट्टी है, पहली बात है कि इस मिट्टी में का जो अम्लीयता है इस मिट्टी में, तो इसको यदि हमारा पीएच मिट्टी का अच्छा नहीं होगा तो यदि मिट्टी में पर्याप्त नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास और जितने भी पोषक तत्व होंगे वो पोषक तत्व पौधे उनको अपटेक नहीं कर सकते, ले नहीं सकते जड़ के द्वारा। तो इससे ये ज़रूर रखे किसान भाई कि अपने जो मिट्टी है उसकी नियमित जांच करवा लें, जिसमें कि उस मिट्टी में 1 हेक्टेयर में कितने नाइट्रोजन, कितने फास्फोरस और कितने पोटास और साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व की क्या उपलब्धता है, ये उनको जानने की आवश्यकता है। और यदि उनको नहीं जान रहे हैं तो किसान भाइयों ये अवश्य ध्यान रखें कि जो भी फलदार वृक्ष है उस फलदार वृक्ष को एक निश्चित दूरी पर लगाएं। जो वैज्ञानिक विधि की दूरी है, हर एक पौधे के लिए अलग अलग वैज्ञानिक विधि की दूरियां दी हुई हैं, उसके अनुसार उनको लगाना चाहिए। फलों के बेहतर उत्पादन के लिए पौधों में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की आपूर्ति करना आवश्यक होता है। पौधों के पोषक तत्व उन तत्वों को कहते हैं जिनकी कमी से पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकें और पौधों के स्वास्थ्य पर जिनका सीधा योगदान हो। इन्हीं तत्वों के प्रयोग से ही इन तत्वों की कमी को पूरा किया जा सकता है। प्रबंधन की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जो भी पौधे हैं उस पौधे का जड़ से तना जहाँ तक विकसित हुआ है वहाँ तक इस
फलदार वृक्ष का जड़ फैला हुआ है। तो किसान भाइयों अवश्य रूप से इनको पहले कुदाल से मिट्टी को हल्का कर दें और इसके बाद इनमें आप उनके उम्र के अनुसार कई तरह के पोषक तत्व को आप डाल सकते हैं। जैसे कि बात करें हम गोबर की सड़ी हुई खाद, तो गोबर की सड़ी हुई खाद के लिए किसान भाइयों ये अवश्य ध्यान रखें कि ऐसे गोबर जिसमें उचित मात्रा में पोषक तत्व मौजूद हो। ये नहीं कि ये गोबर को लिए और कहीं धूप में रख दिए हों और उस गोबर को फिर आप अपने खेतों में पौधे में डाल लें। ऐसा नहीं करना है। इसके लिए आपको एक ध्यान रखना है कि आप एक गड्ढा खोदें, ऐसी जगह पर गड्ढा खोदें जो कि ऊंचा जगह पर हो और उस गड्ढे में जितने भी पौधे के जो पत्ते हैं उस पत्तों को जमा करें, साथ साथ गोबर को जो उस गोबर में डालें और जितने भी ऐसे जंगल जो कि जिसमें फल और फूल नहीं आए हों उनको भी उसमें आप गड्ढे में डालें। डालने के बाद उसको थोड़ी सी मात्रा यूरिया दे के उस गड्ढे को बंद कर दें। नाइट्रोजन तत्व पौधों में हरा रंग बनाता है और वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ाती है। नाइट्रोजन पौधों के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फास्फोरस तत्व पौधों में जड़ों के विकास, पौधों के फलने और फूलने, बीज निर्माण और गुणों में वृद्धि करता है। वहीं पोटेशियम पौधों की पत्तियों में स्टार्च और शर्करा बनाने की कुशलता में वृद्धि करता है और पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। जितने भी पौधे हैं फलदार वृक्ष हैं उसमें सभी में उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो यदि हम बात कर रहे थे कि इस गोबर के खाद को और मिट्टी को जब ढीला कर देते हैं तो उसमें पर्याप्त मात्रा में जहाँ तक तना फैला हुआ है वहाँ तक हम इसको मिलाते हैं मिट्टी में और मिलाने के बाद फिर उसको अच्छे से मिलाने के बाद फिर हम लोग DAP देते हैं, डाइमोनियम फास्फेट, ठीक है ना, DAP। तो DAP का जो व्यवहार है वो उनके एज के अनुसार है। यदि छोटे पौधे हैं करीब 2 साल 3 साल 4 साल के पौधे हैं तो उसमें 10 ग्राम 15 ग्राम प्रति पौधे देते हैं, मगर जिस तरह से एज बढ़ता है तो उसमें उनकी मात्रा को हम लोग बढ़ाते हैं। तो DAP हो गया। इसी तरह से MOP देते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश, जो लाल खाद है। ये लाल खाद काफ़ी आवश्यक है पौधे के लिए और इनसे इनके जो पौधे के इम्यून सिस्टम अच्छे होते हैं, जो बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है। तो अवश्य रूप से हम जो लाल खाद है उनका व्यवहार करें। साथ साथ पौधे में आप वर्मी कंपोस्ट का जो आप व्यवहार करें, क्योंकि ये जो वर्मी कंपोस्ट है समान गोबर से 4 से 5 गुना अधिक इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो किसान भाई बहन मन एखन रौरे मन देखली कि फलदार पौधों में उर्वरक प्रबंधन कर बारे में। तो चलो अपन कार्यक्रम के में आगे बढ़ा थी दूसर जानकारी को। दूसर जानकारी वो बहुत सुंदर है। वो जानकारी है श्री विधि से धान कर खेती। तो रौरे मन तो श्री विधि से धान कर खेती करबे करीला, मगर लिखर में वैज्ञानिक तरीका अगर जुड़ गलक मिल गलक रौरे मन करते तो सोने पर सुहागा कहल जा ले से हुई है ने। अब देखो कि श्री विधि कर खेती करत ही तो कर में खेत कर तैयारी कैसे करल जाला है ने, उकर बिहन कर उपचार कैसे करल जा रहा, उकर खाद और सिंचाई अगर सबकर बारे में रौरे मन के जानकारी चाहिए तो रौरे मन के हम सीधे लेके चलत ही हमरे कर जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकर से जानकारी दिवा थी। जैसा कि आप जानते हैं झारखंड के किसान सबसे अधिक खेती करते हैं तो धान की खेती करते हैं। तो धान की खेती श्री विधि से किस तरीके से की जाए इस बात की जानकारी देने के लिए हम आ पहुँचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गिरिडीह में और हमारे साथ यहाँ के वैज्ञानिक श्री मनोज कुमार जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं। सर आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम श्री विधि धान की खेती की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे किसान भाई बताइए कि श्री विधि होता क्या है। किसान भाइयों, श्री विधि की खेती एक नया तकनीक की खेती है। पहले जो पुरानी परंपरा से जो खेती होती थी और जो श्री विधि की खेती है, आप कम जल का उपयोग करके कम लागत का उपयोग करके आप दोगुना उपज ले सकते हैं इस विधि से। इसी का नाम है श्री विधि की खेती। और ये इसका हिस्ट्री है, ये करीब 1980 में मेडागास्कर में ये हुआ था। फिर जो है 77 में ये सारे देश में ये फैल गया और धीरे धीरे इस तकनीक को अब गांव-गांव तक हर एक ज़िले में अब ये अपनाने लगे
और ये देखा गया रिसर्च के अनुसार भी कि इस विधि से खेती करने से लागत भी कम है और उपज भी ज़्यादा है। ये इसी को हम लोग श्री विधि करते हैं। ये तो आपने बताया कि श्री विधि का क्या फायदा है। अगर हमारे किसान भाई जो श्री विधि से खेती करना चाहते हैं तो तकनीक क्या है, किस तरीके से, अगर धान लगाने की विधि क्या है, किस तरीके से लगाएंगे, एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी क्या होगी, उर्वरक प्रबंधन क्या होगा, सिंचाई प्रबंधन क्या होगा, किस तरीके से पूरी विधि धान की खेती की जाए? श्री विधि से धान की खेती में सबसे जो मुख्य फायदा है वो करीब, अगर हम पहले की विधि से जो खेती करते हैं पारंपरिक विधि से, हम देखते हैं कि करीब 35 से 40 क्विंटल पर हेक्टेयर हम उसका बीज रेट उसका देते हैं। लेकिन अगर इस विधि से आप खेती करते हैं तो 5 केजी पर हेक्टेयर और 2 केजी पर एकड़ जो है मात्र आपका बीज लगता है। तो आप देखेंगे पुरानी परंपरा के खेती और इस विधि में कितना यहीं पर आपका लागत का बचत है। जहाँ तक जल प्रबंधन की बात है तो जल प्रबंधन में भी आप देखेंगे कि इस विधि से अगर आप खेती करते हैं तो इस विधि की खेती करने में जल का ठहराव खेत में जरूरी नहीं है। आप खेत में पानी स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, सिर्फ आपको नमी जो है हमेशा बरकरार रखना है। शुरू से लेकर के रोपाई से लेकर के अंतिम तक जो है आप सिर्फ खेत की नमी को आप बरकरार रखिए, खेत में पानी बिल्कुल जमा नहीं होने देना है। और जो भी हम लोग उसका खेत में लगाते हैं बिचरा धान जो लगाते हैं, मात्र इसमें 8 से 10 दिन का पुरानी 2 पत्ती वाली जो है नर्सरी से उठा करके आप खेत में लगा सकते हैं। 2.5 बाई 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर इसको लगाते हैं। और अगर कहीं पानी बहुत ज़्यादा जमा हो गया तो हम लोग एक छोटा छोटा क्यारी बना देते हैं तो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर भी, और उससे जो है पानी हम बहा देते हैं। इसीलिए कि इस विधि का गुण है कि आपका पानी लोग बारिश पर आधारित रहता है कि वर्षा होगी तो पानी होगा तो हमारा खेती होगा। ये धारणा, ये परंपरा को मिटाने के लिए इसमें रिसर्च के अनुसार देखा गया है कि आप इस विधि से ही खेती करें ताकि नमी, सिर्फ खेत में नमी बरकरार रहे। और उससे आपको और जो श्रमिक की संख्या है, आप देखेंगे कि पहले से जो आपका खेती होते जा रहा है उसमें आपका लेबर कॉस्ट देखिएगा, जो लागत लगता है रोपनी का, कटाई का, सबका खर्च अगर आप जोड़ेंगे तो इसमें आपको बिल्कुल ही उस नहीं के बराबर खर्च है। डॉक्टर साहब, अगर हम श्री विधि की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे किसान जो है श्री विधि में जो धान लगाते हैं पंक्तिबद्ध लगाते हैं, एक मतलब कि पंक्ति में लगाते हैं, धान लगाते हैं, तो उस पंक्ति में धान लगाने से क्या फ़ायदा होता है? पंक्ति में धान लगाने से फ़ायदा ये होता है कि आप जब एक दूसरा फ़ायदा है कि अगर आप खरपतवार नियंत्रण करते हैं तो पहले हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र उसमें रासायनिक खाद डालते थे, हर्बिसाइड डालते थे उसमें। अब क्या है कि इसमें अब एक कोनोवीडर आता है, मशीन है, जिसको अगर हम बीच से अगर हम चला देते हैं 2 रो के बीच से, तो आप जो कॉस्ट आपका उसको उखाड़ के फेंकने में लगता था तो वही सड़ा हुआ और वही जो घास है वो घास मेरा 2 पंक्ति के बीच में जब हम चलाते हैं तो वो घास वहीं पर मिट्टी में मिला देते हैं हम लोग, फेंकते बाहर नहीं है। इसलिए पंक्ति के बीच में ही वो कोनोवीडर चलेगा और उसको वहीं पर आप देखेंगे करीब 1 टन हरी खाद जो है हमारा खेत को, उसको सिर्फ कोनोवीडर चलाने से हमारा मिलता है उसमें। इसलिए इसमें 2 बचत हो गया। एक तो आपका अलग से आपका हर्बिसाइड का ज़रूरत नहीं पड़ा, आपका अलग से कोई दवा का ज़रूरत नहीं पड़ा, आपके खेत में जो यह है घास है उसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ा। अगर हम मशीन चला देते हैं तो वही हमारा हरी खाद के में भी काम आ गया और वही यूज हो गया, उसी से हमारा बढ़ोतरी में ज़्यादा फायदा होगा धान। डॉक्टर साहब, हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड का जो क्षेत्र है समतल क्षेत्र नहीं, पठारी क्षेत्र है, तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में वैसे किसान जो श्री विधि से धान की खेती करते हैं कितना उनको फ़ायदा होगा? जो खास करके झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हो या इसमें बहुत फ़ायदा है, इसलिए कि एक किसान, कोई भी किसान ऐसा नहीं है कि आप धान की खेती नहीं करते हैं। धान और का खेती हर एक किसान करते हैं। इसलिए अब ये तकनीक जो है, ये तकनीक इसीलिए अपनाया गया है कि आपको लागत कम हो, आपका खर्च कम हो और आपका उपज जो है वो दुगुना हो। इसलिए इस विधि को अपनाने की ज़रूरत है और इसको अपनाइए और एक बार आप करके देखिए, आपको इसका जो कल्ला निकलता है वो पुरानी परंपरा से डबल रहता है उसका, इसलिए उपज भी हमारा हमेशा इसका ज़्यादा रहता है। इसलिए इस खेती को हम लोग सलाह देते हैं कि आप इस झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी
सभी कोई श्री विधि से धान की खेती को अपनाए और लाभ ले। तो देखो आज रौरमन के दू गो जानकारी मिलक, फलदार पौधा में उर्वरक कर बारे में और श्री विधि कर खेती कर बारे में, है न। तो इसने जानकारी तो लाइन के देवीला, है न। और साथ एहो कहिला अगर राउटर को जानकारी है तो हमके देव, मगर जानकारी देवे कर आगे और लेवे कर आगे पता तो लिखे पड़ी ना भाई, तो पता के लिखूँ। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, और पिन कोड संख्या जरूर लिखब, इके भुलाए के नखे। पिन कोड संख्या है 834001। और रौरमन से इजाज़त लेकर आगे एगो बात बताए देवा थी, है न, कि बहुत किसान भाई बहन के शिकायत है, वहाँ चिट्ठी लिख के बोला है ना कि देखो हम जो है फलना दिन कर कार्यक्रम है जो छूट गया, हम देखे नहीं पारली। तो करे में परेशानी कर बात नखे। रौरमन अपन मोबाइल में जाए के यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर में देख सकीला और जानकारी के पाए सकीला। तो आज रौरमन मनोज वर्मा के इजाज़त दो, मकिल यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हुआ। तब तक नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।